हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो। और आज हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। हमने ये चैप्टर एक्चुअली समाप्त कर लिया है। अब अभ्यास के प्रश्नों को हल करना बाकी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पेज 24 के प्रश्न। ठीक है, आपका बुक में। ठीक है, सवाल आप बुक से देख लीजिएगा। ओके, तो पहला सवाल है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ना, बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ना। पीतल पीतल होता है मिश्र धातु, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को बोलते हैं पीतल। ठीक है, तो पीतल और तांबा के बर्तन में अर्थात धातु के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ, दही भी खट्टा होता है, तो खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। और हमने सीख लिया है अम्लों के रासायनिक गुण में कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये जो दही और खट्टा पदार्थ होता है, ये पीतल और तांबा के बर्तन में यदि इनको रखेंगे तो क्या होगा? ये इन धातुओं से अर्थात तांबा और जिंक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, और ये जो लवण बनते हैं ये हानिकारक होते हैं, और इसीलिए दही एवं अन्य खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों, है ना, चाहे पीतल हो या कांसा हो, ठीक है, या तांबा का बर्तन, ये सब में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। दही एवं अन्य खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं। ठीक, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये लवण, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इन्हें मतलब दही एवं अन्य खट्टे पदार्थ, अतः इन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसे अपने ही शब्दों में भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, तो दही एवं अन्य खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए।
ओके, ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है ना? अभी हम देखें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ओके, ठीक है। तो दूसरा का जवाब होगा धातु की है कि अम्लों की है? ओके, धातु के साथ अम्लों की। ओके, तो यही सब शब्दों को हम यहाँ लिखते हैं। धातु के साथ अम्लों की अभिक्रिया। ओके, धातुओं की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सवाल का अगला भाग है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ओके, जैसे दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। अब इसका समीकरण लिख देना है, ठीक है। समीकरण, जिंक या जस्ता का संकेत होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, H2SO4। यहाँ पर हम एक्चुअली तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। ओके, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4 ना, पानी फेंटा हुआ, तब बन जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया भी है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। यही है हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओके, प्रयोगशाला विधि। अम्लों के रासायनिक गुण में इसको मैं डिटेल से बताया, ठीक है, आपने इसे देख लिया होगा। ओके, अब सवाल का अगला भाग है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ओके, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच, ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं उस हाइड्रोजन गैस के पास। यदि यह फट फट की आवाज़ या पॉप की आवाज़ के साथ जलने लगती है, तब हम बोलते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस है। ओके, जलती हुई, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को, है ना, जलता हुआ कैंडल को, मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास, ले जाने पर यह फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ जलने लगती है।
जलने लगती है। ठीक है, तो जो भी गैस निकल रहा है उसके पास हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। अगर यह फट फट की आवाज़ या पप की आवाज़ के साथ जलने लगती है तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह गैस हाइड्रोजन गैस है। अगर फट फट की आवाज़ या पप की ध्वनि नहीं निकलती है तो हम कहते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस नहीं है। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कोई धातु यौगिक है ए जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट होती है ना, बुलबुले निकलने लगते हैं तेजी से। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, और जो गैस निकलती है वो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है ना। फट फट की ध्वनि नहीं होती है, पॉप की ध्वनि नहीं होती है, ये मोमबत्ती को ही बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो जो यौगिक बनता है ना, उसमें से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि जो गैस निकलती है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है ना। तो दहन का वो पोषक नहीं लेकिन शोषक होती है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ बोल रहा है कि साथ में बनता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब इसमें हम पढ़ चुके हैं अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। ठीक है, तो चूँकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनता है इसलिए हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो यौगिक होगा वो होगा यौगिक ए। ठीक है, ठीक है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये जो धातु यौगिक होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो सवाल में दिया है कि बनने वाला एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है। अब क्योंकि ये जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसलिए ये हो जाएगा इसका समीकरण। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। अब जांच करते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। कैल्शियम एक बार, इधर एक बार, कार्बन एक बार, इधर भी एक बार, ऑक्सीजन इधर 3 बार, इधर 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन 2 बार, इधर हाइड्रोजन 2 बार, कैल्शियम यहाँ 2 बार, यहाँ भी कैल्शियम 2 बार, इसलिए ये संतुलित हो गया। ओके, ठीक है, तो ये हो गया पेज 24 का सवालों का जवाब। ओके, अब हम जाते हैं पेज 27। ठीक है, पेज 27। ओके, ठीक, पेज नंबर 27। ओके, पहला सवाल है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो इसका कारण यह है कि HCl और HNO3 ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ओके, जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं।
और इन्हीं हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो ये अम्लीय अभिलक्षण अपने विलयन में प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके, H+ आयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आंसर में HCl HNO3 आदि। ओके, जलीय विलयन में अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? अम्लीय अभिलक्षण, ओके, अम्लीय गुण, अभिलक्षण मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये ओके जल की उपस्थिति में, जलीय विलयन मतलब जल में बना विलयन, जल की उपस्थिति में H+ आयन बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ओके, सवाल का दूसरा भाग, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ओके, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ लिखेंगे एल्कोहल एवं ग्लूकोज के विलयन ओके विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। के विलयनों में, है ना, सवाल में ही बहुत अधिकांश शब्द तो सवाल में ही है। विलयनों में अम्लीयता के लक्षण, ओके, अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ओके, अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत एल्कोहल एवं ग्लूकोज के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं, मतलब ये नीले लिटमस को लाल नहीं करते हैं। ओके, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, पहला सवाल का हो गया। दूसरा सवाल, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन में क्या होता है? H+ आयन होते हैं। ठीक है, अम्ल को जब हम जल में घोल देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, जो जब इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H+ आयन गति करने लगते हैं और इन्हीं H+ आयनों की गति के कारण ही ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब इस प्रकार से लिख सकते हैं, अम्लीय विलयन
H प्लस आयन बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। सवाल है कि ये विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है। ठीक है, अम्लीय विलयन। ओके, अम्लीय विलयन नहीं, यहाँ लिखते हैं, अच्छा रहेगा, अम्ल का जलीय विलयन लिखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन, ओके, के अम्ल के जलीय विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, इनकी चालकता, इनकी चालकता, चालकता इन्हीं H प्लस आयनों की गति के कारण होता है, गति के कारण होता है। तो इतना लिख देना। ओके, 2 नंबर का सवाल रहता है। ठीक है, तो अम्ल के जलीय विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं और इनकी जो चालकता होती है वो इन्हीं H प्लस आयनों की गति के कारण होता है। ओके, ठीक। तीसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्लों का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, इसी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस को पानी में मिला देते हैं। ठीक है, तब बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, अम्लीय नहीं होता है और इसलिए क्या होगा, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो इसका जवाब लिखना, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस, ओके, शुष्क लिटमस, भीगा हुआ लिटमस नहीं, शुष्क लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में यह H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है। ओके, जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में यह H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल देने वाला ये मानकर चल रहा है कि ये जो लिटमस पत्र है ना, वो या तो लाल है या नीला है। तो अगर जल की उपस्थिति रहती तो क्या होता, नीला लिटमस लाल हो जाता। लेकिन चूंकि ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है तो इसका अम्लीय गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह H प्लस आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए लिटमस का जो रंग रहेगा वही रंग रह जाएगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, चौथा सवाल, ठीक है, चौथा सवाल है शुष्क, ओके, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि
जल को अम्ल में, ठीक है, जल अम्ल को तनुकृत करते समय पानी में हमको अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि पहले अम्ल लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका मैं बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में मैं बना दिया हूँ, उसको देख लेना। तो उससे मैंने यही कहा है कि सांद्र अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ओके। और इसीलिए एकाएक जल में एकाएक अम्ल में जल डालेंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी। इससे क्या होगा, अम्ल छिटक कर बाहर निकल जाएगा और हमारे शरीर में लग जाएगा, कपड़ा में लग जाएगा, तो वो जल जाएगा। और इसीलिए क्या करते हैं, पहले पानी लेते हैं, फिर उसमें अम्ल डालते हैं और कांच की छड़ से उसको हिलाते जाते हैं, ताकि, क्योंकि पानी ठंडा होता है इसलिए उसका टेम्परेचर कम रहता है, तो जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को ये पानी सोख लेता है, ठीक है, ओके। और अगर हम अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा, अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण जो कांच का बीकर होगा या फ्लास्क होगा वो टूट सकता है। इसलिए अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचने के लिए तनुकृत करते समय पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी को, ओके। तो इसका मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, इसीलिए मैं इसका जवाब आपको नहीं लिखा रहा हूँ अभी, ओके। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? ओके, अम्ल के विलयन को तनुकृत करेंगे, उसमें हम और पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में H+ आयनों की संख्या कम हो जाएगी। प्रति इकाई आयतन में H+ अम्लों की संख्या, H+ आयनों की संख्या में कमी को ही कमी होती है, उसी को बोलते हैं तनुकरण, ओके, तनुकरण कहते हैं। तो सवाल है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, ओके, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? तो यहाँ लिख देना, अम्ल को तनुकृत करने पर H+ आयनों की सांद्रता में कमी होगी, ठीक है। H+ आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में कम हो जाएगी, ओके। अम्ल को तनुकृत करने पर H+ आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी, कमी होगी। छठवां सवाल भी ऐसा ही है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं और उसमें और कोई क्षारक मिला देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, आयनों OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी या सांद्रता में वृद्धि होगी, सांद्रता में वृद्धि होगी, तो ऐसे लिख देना है, ओके। तो ये हो गया पेज नंबर 27 के प्रश्न और उनके जवाब, ओके। अब बाकी है पेज नंबर 31, ओके, पेज नंबर 31 के 29, 30, 31, ओके, ठीक है। पेज 31,
पेज 31 क्वेश्चन नंबर 1। सवाल, पहला सवाल, आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है? तो दो विलयन है, ठीक है। विलयन ए जिसका पीएच मान है 6 और दूसरा विलयन है विलयन बी जिसका पीएच मान है 8। अब सवाल है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। ठीक है, पीएच मान पढ़ चुके हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है, क्षारकीय का 7 से अधिक होता है। तो 6 7 से कम है मतलब ये अम्लीय है, इसका मान 8 है, 7 से अधिक है, ये क्षारकीय है। अब चूंकि ये अम्लीय है, विलयन ए अम्लीय है, इसलिए क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन ए में अधिक होगी। ओके, इसलिए H+ आयन की सांद्रता विलयन ए में अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी। विलयन बी में भी होगी H+, लेकिन OH- की सांद्रता से कम होगी। सवाल का दूसरा भाग, इनमें से कौन अम्लीय है? ठीक है, तो जिसका पीएच मान 7 से कम है वही अम्लीय है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अम्लीय, हो जाएगा अम्लीय विलयन ए होगा, विलयन ए, और क्षारकीय या क्षारीय हो जाएगा विलयन बी, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब सवाल है कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है कि घटती है? ठीक है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है या घटती है, या H+ आयन की सांद्रता में कमी होने पर विलयन की सांद्रता घटती है कि बढ़ती है? तो एकदम क्लियर है कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उस विलयन का अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, और H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो उस विलयन का, ठीक है, जो अम्लीयता है वो भी घट जाएगी। ओके, ठीक। तो दूसरा का जवाब में हम लोग लिखेंगे H+ आयनों की सांद्रता में या सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, और H+ आयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की अम्लीयता घटती है, ठीक है, विलयन की अम्लीयता घटती है। H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, और H+ आयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की अम्लीयता घटती है। ओके,
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, फिर अगला सवाल देखेंगे। ओके, अगला सवाल, यह तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? ठीक है, सवाल है कि क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्षारकीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं। फिर भी यह क्षारकीय होता है क्योंकि H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से बहुत कम होती है। ठीक है, ठीक, इसी को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, जी हाँ या हाँ, क्षारकीय विलयन में भी H+AQ है ना, जलीय हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब सवाल का दूसरा भाग है, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? ठीक है, ये क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनमें H+ आयनों की संख्या की सांद्रता, ओके, H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है, और इसलिए OH- आयनों का प्रभाव H+ आयनों के प्रभाव से अधिक होता है, और इसीलिए ये क्षारकीय होते हैं। ओके, ठीक है, अब बाकी है लास्ट सवाल। ओके, चौथा सवाल, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? ओके, जो कृषि वाली भूमि होती है, मृदा, वो मिट्टी, उसको एक्चुअली उसका pH मान 7 होना चाहिए। ठीक है, pH मान 7 होना चाहिए। तो जब 7 से कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, 7 से अधिक हो जाता है तो मिट्टी क्षारकीय हो जाती है। ठीक है, बहुत अधिक अम्लीय होने पर भी मिट्टी की पैदावार अच्छी नहीं होती है। बहुत अधिक क्षारकीय होने पर भी वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, और इसलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए, pH मान 7 के आसपास लाने के लिए ही किसान क्या करता है, अगर मिट्टी अम्लीय हो गया है तो उसमें क्षारकीय पदार्थ डालता है, अगर मिट्टी क्षारकीय हो गया है तो उसमें अम्लीय पदार्थ डालता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें बिना बुझा हुआ चूना और चौक में कौन अम्लीय पदार्थ है और कौन क्षारकीय पदार्थ है। तो पहले ही बताए थे कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब मिट्टी अम्लीय होता है तो उस समय किसान क्या करता है ना, बीज बोने से पहले जब तैयारी करता है तो उस समय उसमें है ना बिना बुझा हुआ चूना डाल देता है, जिससे कि मिट्टी का जो pH मान है वो 7 के आसपास
आ जाता है। ओके, उसी प्रकार अगर मिट्टी क्या है, बहुत अधिक अम्लीय है, ठीक है, बहुत अधिक अम्लीय, ओके, बहुत अधिक अम्लीय हो गया है। अम्लीय हो गया है मतलब पीएच मान कम हो गया है, तो उसमें उसको क्षारकीय पदार्थ डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना डालेगा? ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, अगर मृदा का पीएच मान 7 से कम है, अर्थात मृदा अम्लीय है, तब क्या करेगा? इनमें से क्या को डालेगा? धातु ऑक्साइड, क्योंकि क्षारकीय होते हैं, इसलिए वो क्या करेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें डालेगा। ओके, मृदा अम्लीय है तो वह बिना बुझा हुआ, ओके, बिना बुझा हुआ चूना डालेगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा। ठीक है। अब अगर ये जो मिट्टी है, अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें क्या करेगा? वो क्षारक डालेगा। अम्लीय, ओके, मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, अर्थात मृदा क्षारकीय है, मृदा क्षारकीय है, तो किसान क्या करेगा? तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, बुझा हुआ चूना ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, डालेगा। वह ऐसा क्यों करेगा? वह ऐसा मृदा के पीएच मान को 7 के बराबर करने के लिए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 7 के बराबर करेगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। वह ऐसा मृदा को उदासीन बनाने के लिए करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पीएच मान पहले पता करेगा। कैसे करेगा? पीएच मान पता करने के लिए एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, किताब में भी दिया हुआ है। उसको पेपर को है ना, मिट्टी का विलयन घोल बना करके उसमें वो डाल देगा और देखेगा कि कौन सा रंग बन रहा है, फिर रंग से वो मिलान करेगा पीएच मान। ठीक है, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ रहता है कि नारंगी होगा तो क्या पीएच मान होगा, हरा होगा तो क्या पीएच मान होगा, तो रंग मिला करके वो पीएच पता कर लेता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम है मतलब जो मिट्टी है वो अम्लीय है, तो उसमें क्या करेगा? वो बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा, जिससे क्या होगा? जो पीएच मान है वो, ओके, पीएच मान है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, अब अगर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको 7 लाने के लिए क्या करेगा? उसमें क्षारकीय, ओके, तो उसमें क्या करेगा?
बुझा हुआ चूना 7 से अधिक है मतलब मृदा है क्षारकीय, तो वह बुझा हुआ चूना या चौक डालेगा। तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो मिट्टी है वो उदासीन हो जाएगा, जिससे जो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में बाकी है किताब के अंत में जो सवाल दिया गया है उसमें से कुछ प्रश्नों का जवाब हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय।